Hey everyone, this is Advocate Kulsum Kamal. Welcome you all to my channel Law Mania. आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जूरिस्प्रूडेंस का ये टॉपिक है। एलएलएम फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में ये टॉपिक आपका पूछा जाता है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूं तो आपसे सिर्फ लॉ और मोरालिटी के बारे में पूछा जाता है। वहीं सेकंड सेमेस्टर में आपके इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और ऐड हो जाता है, यानी आपके सेकेंड सेमेस्टर में लॉ एंड मोरालिटी के साथ साथ हार्ट एंड फुलर की कॉन्ट्रोवर्सी भी पूछी जाती है। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को फर्स्ट सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको लॉ और मोरालिटी लिख के आना है। वहीं अगर आप सेकंड सेमेस्टर की वजह से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इस पूरी वीडियो को देखना है और इस पूरी वीडियो को आपको एज इट इज ही पेपर में लिख के आना है। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारा टॉपिक है वो है आपका लॉ एंड मोरालिटी। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आपका लॉ क्या होता है। तो देखो, लॉ आपकी वो गाइडलाइंस होता है जो मेंबर ऑफ द सोसाइटी यानी समाज में रह रहे लोगों को बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, What should do and shouldn't do as a member of the society। समाज का एक मेंबर होने के नाते आपके क्या कर्तव्य हैं और क्या कर्तव्य नहीं हैं। तो बेसिकली ये वो गाइडलाइंस होती हैं जो आपके फंडामेंटल्स को इस्टेब्लिश करती हैं, साथ ही साथ आपके नॉर्म्स को अपहेल्ड करती हैं जो कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कंडक्ट किए जाते हैं। ये जो लॉज होते हैं ये आपके एनफोर्स होते हैं बाय द स्टेट और द जुडिशियल सिस्टम, यानी जुडिशरी ने एनफोर्स कराती है। वहीं मोरालिटी की बात करूं तो मोरालिटी आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, बिलीफ होते हैं, कस्टम होते हैं और वे ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, क्या होता है? वे ऑफ लाइफ होता है। इन्हीं सबको आपके क्या कहा जाता है? इन्हीं सब के आपको मोरालिटी कहा जाता है। ये जो मोरालिटी होती है ये आपके स्टेट के द्वारा एनफोर्स नहीं की जाती है, लेकिन हाँ, मोरालिटी की वजह से आपका एक सोशल प्रेशर यानी समाज के ऊपर जो प्रेशर होता है वो ज़रूर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे हिस्ट्री। ठीक है, चलिए, हिस्ट्री में ये कहता है, देखो अगर मैं पास्ट की बात करूं यानी पुराने टाइम की बात करूं, ठीक है, पास्ट की बात करूं तो आपका लॉ और मोरालिटी के बीच में कोई भी क्लियर कट डिफरेंस था ही नहीं, कोई क्लियर कट लाइन डिस्टिंक्शन था ही नहीं। मतलब लोग लॉ को और मोरालिटी को एक ही समझते थे। लेकिन जब आपके लीगल रेगुलेशंस आपके बन रहे थे, वो अपने बिगनिंग स्टेज पे थे, तो आपका धर्म को रिकॉर्ड किया जाता था एज अ लॉ और मोरालिटी। कहाँ पे? इंडिया के अंदर। ठीक है, तो धर्म क्या है? जो वेद हैं, जो स्मृति है, ऋग्वेद, सामवेद पढ़ा है ना, यजुर्वेद। तो ये जो वेद और स्मृतिज होती थी ये आपके लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल्स होती थी। बेसिकली लोगों की वैल्यूज़ हुआ करती थी। ठीक है, और इन वेद और स्मृतिज को ही प्राइमरी सोर्स ऑफ हिंदू लॉ भी माना जाता था। लेकिन ओवर द ईयर्स कई सालों बाद आपके क्या आया? मीमांसा आया और उसने आपके कई सारे आइडियाज़ को डेवलप किया। अब जो आपका मीमांसा था इसने आपका एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन कर दिया था। ठीक है, मीमांसा ने क्या करा? मीमांसा ने आपका एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन कर दिया था। किसके बीच में? रिकमेंडेटरी रूल्स के बीच में और आपके ऑब्लिगेटरी रूल्स के बीच में। जो रिकमेंडेटरी रूल्स होते थे इन्हें आपका मोरालिटी माना जाता था और जो ऑब्लिगेटरी रूल्स हुआ करते थे इन्हें आपका लॉ माना जाता था। ठीक है, ये एडवाइस की जाती थी कि आपके इस मोरालिटी को यानी जो रिकमेंडेटरी रूल्स हैं इनको फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्या है? ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, इसीलिए इन्हें आपके फॉलो करना चाहिए। वहीं ऑब्लिगेटरी रूल्स वो रूल्स है जिनको ऑबे करना मस्ट होता था, यानी जिनको फॉलो करना, इन ऑब्लिगेटरी रूल्स को मानना, फॉलो करना आपका ज़रूरी होता था, मस्ट होता था। मीमांसा के बाद आपकी बाइबल आती है। ठीक है, बाइबल आती है और बाइबल को एक्नॉलेज किया जाता है कई लोगों के द्वारा। ठीक है, कई लोग, समाज में रह रहे लोग बाइबल को एक्नॉलेज करते हैं और बाइबल एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है लीगल कोड्स पे। ठीक है, जो भी लॉ बन रहे थे, जो भी लीगल कोड्स से, उन पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है। तो बेसिकली आपका ये जो लॉ और मोरालिटी के बीच का जो डिस्टिंक्शन था, जो डिफरेंस था, ये आपके वक्त के साथ साथ और आपके न्यू प्रिंसिपल्स के इमर्जेंस यानी स्टैब्लिशमेंट के साथ साथ आपका ये अराइज होने लगा। ठीक है,
वहीं आपके जो ग्रीक्स हुआ करते थे वो आपके नेचुरल राइट्स को मानते थे, ठीक है, और रोमन्स जो थे वो भी आपके नेचुरल राइट्स में ही बिलीव करते थे। तो बेसिकली कह सकते हैं कि आपकी ये जो बाइबल थी इसने आपका क्या करा, बाइबल ने आपका एक लॉ का बेसिस जो था उसे कंसीडर्ड किया जाने लगा, यानी आपके बाइबल को एज अ लॉ कंसीडर्ड किया जाने लगा। जब आपका एनालिटिकल स्कूल आपका एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है, एनालिटिकल स्कूल आपका एग्जिस्टेंस में आया तो इसने एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन कर दिया था लॉ और मोरालिटी के बीच में, यानी लॉ और मोरालिटी के बीच में जो आपका डिफरेंस पता चलता है कि लॉ क्या है और मोरालिटी क्या है, ये क्लियरली किया गया था जब आपका एनालिटिकल स्कूल जो था वो आपके एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है। अब देखो ये कहता है लॉ, देखो क्या होता है, अब एक बार डेफिनेशन सीख लेते हैं। तो देखो ये कहता है कि लॉ जो है वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो स्टेट के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए, यानी सोसाइटी में रह रहे लोगों को कंडक्ट करने के लिए राज्य के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को लॉ कहा जाता है। सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी की आती है। ये कहता है कि लॉ जो होता है वो बॉडी ऑफ रूल्स होता है, ठीक है, जो कि कंडक्ट प्रिस्क्राइब बाय द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ठीक है। आपके लॉ जो होता है वो आपके रूल्स की एक बॉडी होती है जिससे जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी यानी जो आपके जिसके पास पावर है, जैसे स्टेट के पास पावर है, किंग के पास पावर है, तो ये जो अथॉरिटीज होती थी ये आपके इन रूल्स को कंडक्ट करती थी, ठीक है, और इनकी एक लीगल बाइंडिंग फोर्स होती थी, ठीक है। दे मस्ट बी ऑबेड, इन्हें ऑबेड करना जरूरी होता था और सिटीजन्स के द्वारा फॉलो करना होता था, और सब्जेक्ट टू सम सेक्शन, यानी जो भी आपके इनको फॉलो नहीं करेगा, ऑबे नहीं करेगा, उसको आपके पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। सेकेंड आपका डेफिनेशन कहता है कि देखो लॉ जो है वो आपके क्या है, बंच ऑफ गाइडलाइंस है, यानी गाइडलाइंस का एक समूह है जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा क्रिएट किया जाता है, एग्जीक्यूटिव के द्वारा एनफोर्स किया जाता है, और जो लोग हैं, पीपल हैं, वो इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है, एक्ट करते हैं, ठीक है। अब मोरालिटी क्या कहता है, देखो मोरालिटी बेसिकली आपका कहता है कि ये वो सेट और कलेक्शन है। किसका सेट और कलेक्शन है? ये आपके आइडियाज़ का, वैल्यूज़ का, बिलीफ का, प्रैक्टिसेस का, सोशल स्टैंडर्ड्स का और कन्वेंशन लॉज का एक कलेक्शन है जो कि स्टेट के द्वारा क्रिएट किया जाता है। टिपिकली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के द्वारा पास किया जाता है कम्युनिटी में, और इसे यूनिवर्सली यानी सार्वभौमिक रूप से लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, यानी सारे लोग इस मोरालिटी को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहता है कि विजिटिंग टेम्पल टू प्रे, ठीक है, मंदिर में जाना, भगवान की पूजा करना, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपकी मोरालिटी है, ये मोरल है। लेकिन क्या लॉ इसे मैंडेट करता है? नहीं, लॉ आपसे नहीं कहता कि आप मंदिर जाओ, वहाँ पूजा करो, या मस्जिद जाओ, वहाँ नमाज पढ़ो। ये आपकी मोरालिटी है, ये आपका कस्टम है जो आप फॉलो करते हो, ठीक है। देखो ये कहता है कि एवरी लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर, हर लॉ जो लेजिस्लेचर के द्वारा कानून बनाया जा रहा है उसमें मोरालिटी का एलिमेंट नहीं होता, यानी मोरालिटी आपकी एक लॉ नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, वहीं सम लॉज जो होते हैं वो लेजिस्लेचर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं जिसमें लॉ और मोरालिटी दोनों ही एक स्टैट्यूट के अंदर होती है। मोरल यानी मोरालिटी आपकी लॉ नहीं होती, लेकिन लॉ के अंदर, कुछ लॉ के अंदर आपके लॉ और मोरालिटी दोनों का एसेंस जो होता है वो आपका उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो दो फ्रेंड है, एक का नाम है मोहित, देखो दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दो दोस्त हैं, एक है मोहित, दूसरा है रोहित। मोहित जो है वो आपका वेजिटेरियन है, वहीं आपका रोहित जो है वो आपका एक नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। अब अगर मैं मोरली देखूं, ठीक है, तो आपका मोहित जो है वो आपका एक अच्छा लड़का है, भैया वेजिटेरियन है, अच्छा लड़का है। वहीं रोहित यार नॉन वेज खाता है तो वो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो एक बैड पर्सन हो गया। लेकिन वहीं मैं आपको इसको लीगली देखूं तो देखो लीगली आपका वेजिटेरियन है, चलो गुड पर्सन है। अगर रोहित नॉन वेजिटेरियन है तो लीगली भी वो अच्छा इंसान है। क्यों? क्योंकि आपका लॉ नहीं कहता कि नॉनवेज खाना गलत है या नॉनवेज खाने से जो खाता है वो क्राइम करता है, नहीं, वो लीगली आपके वो दोनों ही अच्छे इंसान है। मोरली भले ही आप उससे अच्छा ना समझो कि वो नॉनवेज खाता है। ऐसे ही आगे देखो और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मर्डर, अगर आप किसी का खून कर देते हो तो वो लीगली गलत है, क्राइम है, लेकिन मोरली भी वो गलत है,
ठीक है। वहीं आप चोरी करते हो तो भाई चोरी भी आपकी कानूनी तौर पे गलत है और मोरली भी वो गलत है। अब फॉर एग्जांपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो तो लिव इन रिलेशनशिप जी लीगली तो सही है क्योंकि लॉ तो कहता है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह लेते हो, लेकिन सामाजिक तौर पे देखो मोरली ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ये समाज में गलत इफेक्ट डालता है। वहीं बेगिंग भीख मांगना देखो लीगली गलत है, लॉ कहता है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप भीख मांगिए, ठीक है। वहीं मोरली कहूँ तो ये सही है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग जो दान पुण्य करते हैं, भीख देते हैं, कई चीज़ें देते हैं, तो वो आपको कैसे, अगर भिखारी हो गई नहीं तो वो आपके वो किसको दान वगैरह करेंगे, ठीक है। तो वो मोरली सही है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लॉ एंड मोरालिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो एक तरफ आ गया आपका लॉ और दूसरी तरफ आ गया आपका मोरालिटी। देखो सबसे पहला डिफरेंस ये कहता है कि जो लॉ होता है वो एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, वहीं मोरालिटी आपके इंटरनल सोर्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एक्सटर्नल सोर्स जैसे आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए और आपके इंटरनल सोर्स जैसा माइंड ऑफ पर्सन हो गया, यानी लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, लोग अपने दिमाग से उसको फॉलो कर रहे हैं, वही उनके मोरली हो गया, ठीक है। वहीं लॉ जो होता है वो सबके लिए एक समान होता है, सेम फॉर एवरीवन होता है। वहीं मोरालिटी की बात करूं तो ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होता है, यानी डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे मैं कम्युनिटी की बात करूं तो देखो हिंदूज के लिए मोरल्स अलग होंगे, मुस्लिम्स के लिए अलग होंगे, क्रिश्चियंस के लिए अलग होंगे। वहीं आपके मुस्लिम्स के बात करूं तो शिया के कुछ अपने मोरल्स होंगे, सुन्नीस के अपने कुछ मोरल्स होंगे। हिंदूज में बात करूं तो हिंदू में भी डिफरेंट कास्ट होती हैं, आपके ब्राह्मण के अलग होंगे, राजपूत के अलग होंगे, तो सबके अपने डिफरेंट आपके मोरल्स होते हैं। तो मोरालिटी सब्जेक्टिव टॉपिक होता है, ठीक है। वहीं लॉ जो है उसके अंदर आपकी कुछ पनिशमेंट होती है, अगर कोई लॉ का वायलेशन कर देता है तो उसे कुछ पनिशमेंट मिलती है। लेकिन वहीं अगर कोई पर्सन कोई इमोरल एक्ट कर देता है, यानी आपके कोई ऐसा एक्ट कर देता है जो आपका मोरल नहीं है, तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं होती, लेकिन उसके अंदर अपनी गिल्ट फीलिंग होती है। फॉर एग्जांपल आपका कोई कम्युनिटी है तो वहाँ उस कम्युनिटी में ये होता है कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते, तो अगर आप फॉर एग्जांपल नॉनवेज खा लेते हो तो उसके लिए आपकी कोई सज़ा थोड़ी है कि आपने नॉनवेज खा लिया तो आपको सज़ा मिलेगी, नहीं। लेकिन हाँ उसके लिए आपकी गिल्ट फीलिंग होगी कि आपने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया या एक्सेट्रा, इस तरीके की गिल्ट फीलिंग होती है, कोई पनिशमेंट नहीं होती। नेक्स्ट कहता है, फोर्थ पॉइंट कहता है कि आपका ये जो लॉ होते हैं ये इन्फोर्स बाय द स्टेट होते हैं, स्टेट के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है। वहीं जो मोरालिटी होती है ये आपके सोसाइटी में रह रहे लोगों के द्वारा रेगुलेट की जाती है। जो लॉ होता है वो मोरालिटी से इन्फ्लुएंस होता है, यानी लोग उसे क्या मान रहे हैं उससे आपका लॉ इन्फ्लुएंस हो जाता है। वहीं जो मोरालिटी होती है वो आपके लॉ से पहले ही इमर्ज हो जाती है, एस्टैब्लिश हो जाती है। देखो ये पॉइंट बेसिकली ये कहता है कि मोरल्स को देख के लॉ बनता है, लेकिन आपका जो मोरल होता है वो लॉ बनने से पहले ही बन चुका होता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट ये कहता है कि जो लॉ होता है वो लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाया जाता है और ये एक स्ट्रिक्ट नेचर में होता है, यानी इसे मस्ट होता है अबाइड करना। वहीं जो आपके मोरालिटीज़ होती हैं वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि आपके फोर्स नहीं करती किसी भी पर्सन को कि ऑबे करें, ये तो आपकी अपनी दिल की मर्जी है कि आप उसे ऑबे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसके लिए आपको मजबूर नहीं किया जाता है कि आप उसे फॉलो करो। वहीं लॉ आपको मजबूरन है कि आपको उस लॉ को फॉलो करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कहता है कि लॉ और मोरालिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। देखो कहता है लॉ और मोरालिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। तो देखो दो वर्ड्स जो हैं ये आपके एनकाउंटेड होते हैं हमारी डेली लाइफ में। कौन से दो वर्ड हैं? एक लॉ है और एक मोरालिटी है, और दोनों ही शब्दों का आपका एक डिस्टिंक्ट मीनिंग है, एक अपना अपना अलग मतलब है। लॉ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें हमें ऑबे करना होता है, वहीं मोरालिटी वो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं ह्यूमन कंडक्ट के, जिससे आपका कंपल्सरी नहीं होता ऑबे करना, ठीक है। सो इन दोनों की अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो ये आपके एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहा है कई सालों से, क्योंकि दोनों आपके रिलेटेड करते हैं कंट्रोल पीपल्स बिहेवियर, बट ओवर द टाइम डिफरेंट कॉन्सेप्ट विद सर्टेन इंटरडिपेंडेंसी, ठीक है। इनका जो रिलेशन होता है यानी लॉ एंड मोरालिटी का जो रिश्ता है ये आपका काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा है कई सालों से, क्योंकि दोनों ही आपके रिलेट करते हैं लोगों के बिहेवियर से। लॉ भी लोगों के बिहेवियर की बात करता है, वहीं मोरालिटी भी लोगों के बिहेवियर की बात करता है, लेकिन वक्त के साथ साथ आपका एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो इन दोनों के ऊपर
ऊपर जो है एमर्ज्ड होता गया है। सबसे पहले रिलेशनशिप की बात करते हैं हम आपका लॉ एज अ बेसिस ऑफ लॉ, ठीक है, मोरल एज अ बेसिस ऑफ लॉ, मोरल एज अ बेसिस ऑफ लॉ। देखो ये कहता है कि नेवर बीन क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। ये कहता है लॉ एंड मोरालिटी के बीच में कभी कोई क्लियर डिस्टिंक्शन हुआ ही नहीं। लॉ फाउंड ओरिजिन फ्रॉम व्हाट कंसिडर्ड मोरली करेक्ट बाय द पीपल। ये कहता है कि लॉ जो है वो आपका कब ओरिजिन हुआ, वो आपका ओरिजिन हुआ उससे जब कंसीडर किया गया कि लोग जो हैं वो मोरली क्या फॉलो कर रहे हैं, उसी से आपका लॉ बनाया गया। फॉर एग्जांपल जैसा मुस्लिम्स में है, मुस्लिम्स में कहा जाता है कि आपका आमने सामने निकाह होगा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप जो होता है, तो वो आपका फॉलो किया जा रहा है, तो उसी को लॉ बना दिया कि आपके मुस्लिम मैरिज कब होगी। मुस्लिम मैरिज होगी जब आपके दोनों पार्टीज एक दूसरे के कबूले कर देंगी। वहीं हिंदू में 7 फेरे होना, ठीक है, और पिंड कन्यादान वगैरह, तो ये आपके जो मोरालिटीज है इन्हीं को लॉ बना दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट कहता है स्टेट पिक्ड व्हाट मोरली करेक्ट एंड गेव इट फॉर्म ऑफ द लॉज। तो ये कहता है कि स्टेट ने, राज्य ने क्या करा, स्टेट का मतलब यहाँ पे आपकी अथॉरिटीज है जो कानून ला रही है, चाहे वो स्टेट हो, लेजिस्लेचर हो, किंग हो, कोई भी हो, ठीक है। तो ये कहता है स्टेट ने बस क्या करा, स्टेट ने जो भी मोरली लोग फॉलो कर रहे थे, जो सही मोरली करेक्ट फॉलो कर रहे थे, उसे उठाया और उसे आपके क्या करी, कानून की शक्ल दे दी और उसे कानून बना दिया। यानी आपके यही शादी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, निकाह जो प्रोसेस होती है आपका, एक मुस्लिम मैरिज अभी होगी जब आपका एक निकाह होगा प्रॉपर हस्बैंड और वाइफ को भूले, तो ये आपका मोरली फॉलो किया जा रहा था। अब आपके स्टेट ने क्या करा, इसी को उठा के कानून बना दिया कि भैया आप शादी जब भी होगी जब इस तरीके से होगी। तो ये आपका बेसिकली ये कहता है कि स्टेट ने कुछ कानून नहीं बनाया, उसने जो लोग मोरली फॉलो कर रहे थे उसी को उठाया और उसे कानून की शक्ल दे दी। देखो फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि मोरली रॉन्ग टू किल समवन और टू रेप समवन एंड सेम टेकन इन लॉ। जैसे ये माना जाता है किसी को मारना है, किसी का रेप करना आपका मोरली गलत है, तो इसी को उठा के लॉ में ले लिया कि हाँ कोई मर्डर करता है तो वो क्राइम है, कोई आपका रेप करता है तो वो क्राइम है, ठीक है। फिर ये कहता है कि मोरालिटी विद टाइम डिफर फ्रॉम लॉ। मोरालिटी जो है वो वक्त के साथ साथ लॉ से डिफर होने लगी, अलग होने लगी, बट रिमेन्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लीगल डेवलपमेंट। लेकिन फिर भी आपका जो मोरालिटी है वो आपके एक लीगल डेवलपमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट बन गई थी। यानी आपके जब भी लॉ का जिक्र किया जाएगा या लीगल डेवलपमेंट की बात करेगी तो उसमें मोरालिटी जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट, एक इंटीग्रल रोल जो है वो प्ले करेगी। कहता है कि लॉ अडॉप्ट बेसिक प्रिंसिपल्स। लॉ ने क्या करा, आपके बेसिक प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करा। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है जी, फेयरनेस, इक्विटी, जस्ट एंड इक्विटी, फेयरनेस सुना है, यही आपके बेसिक प्रिंसिपल्स है और ये आपके सारे मोरल से डिराइव किए गए हैं। कहाँ से डिराइव किए गए हैं, ये सारे ही हमारे मोरल्स होते हैं। अब सेकंड रिलेशन जो आता है वो आपका आता है मोरल एज टेस्ट ऑफ लॉ। देखो ये कहता है कि लॉ जो है वो ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है मोरालिटी के साथ। कोई भी लॉ नॉट अबाइड मोरल स्टैंडर्ड तो उस लॉ को रिमूव किया जाता है। अगर कोई ऐसा लॉ है जो मोरल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं कर रहा है या लोग उसे अबाइड नहीं कर रहे हैं, यानी उस लॉ को ऑबे नहीं कर रहे हैं, तो उस लॉ को रिमूव कर दिया जाएगा। भले ही वो राइट हो या रॉन्ग हो, जो भी डिसाइड होगा वो कंसिस्टेंट होता है। यानी लॉ जो है वो हमेशा लोगों के बिहेवियर, मोरालिटी से कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लॉ जो है वो आपका इंश्योर करता है कि सोसाइटी में जस्टिस हो और वो आपकी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो भी हो सकता है बेस्ट वो आपका करे, ताकि लॉ और मोरालिटी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपके क्या ना हो, अराइज ना हो। थर्ड पॉइंट कहता है मोरल एज अ एंड ऑफ लॉ। देखो ये कहता है कि आपका जो लॉ का मेन पर्पस था वो आपका जस्टिस प्रोवाइड करना था, ठीक है। लॉ का जो मेन पर्पस था वो आपका जस्टिस प्रोवाइड करना था, यानी किसी के साथ भी आपका गलत ना हो, नेवर रॉन्ग हैपन, कभी भी कुछ गलत ना हो। और मोरालिटी का पर्पस होता है सोसाइटी से कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करना। वहीं मोरालिटी का मेन पर्पस होता है आपका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम है सोसाइटी से, उसे रिमूव करना। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि आपके जो लॉ और मोरालिटी का ऑब्जेक्टिव है जी वो तो सेम ही है। भाई लॉ भी ये कहता है कि सोसाइटी में कुछ गलत ना हो, लोगों को जस्टिस मिले, वहीं मोरालिटी भी ये कहता है कि समाज में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसे रिमूव किया जा सके। तो कई सारे जूरिस्ट का ये मानना था कि लॉ जो है वो इन्वॉल्व करता है लोगों की लाइफ में और मोरल्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अगर कोई लॉ जो है वो मोरल्स के अगेंस्ट है और पीपल उससे हेजिटेट हो रहे हैं ऑबे करने में, तो वो आपका एक कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करेगा ही करेगा। इसीलिए हमेशा लॉ जो है
हैं वो आपके मोरल के कंसिस्टेंस में बनाने चाहिए। यानी कोई भी लॉ आप ऐसा ना बनाएं जो लोगों की जो लोगों को इफेक्ट ना करे, या लोगों के जो उनके थॉट्स हैं उनको क्या ना करे, उनके अगेंस्ट ना हो। तो ठीक है, ये यही बात कहता है। नेक्स्ट आता है जी आपका डिफरेंट व्यूज ऑफ स्कूल ऑन लॉ एंड मोरालिटी। यहाँ आपका एल और एम से मतलब लॉ एंड मोरालिटी है। अब देखो इसमें हम दो स्कूल्स की बात करेंगे। सबसे पहला आपका नेचुरल लॉ स्कूल आ जाएगा और दूसरा आपका एनालिटिकल स्कूल आ जाएगा। सबसे पहले हम नेचुरल लॉ स्कूल का व्यू देखते हैं कि उनका लॉ एंड मोरालिटी पे क्या व्यू था। तो देखो नेचुरल लॉ जो है वो आपके इंपॉर्टेंस देता है, किसको इंपॉर्टेंस देता है, वो आपके मोरालिटी को इंपॉर्टेंस देता है। मोरालिटी एंड लॉ जो है ये कहता है नेचुरल लॉ स्कूल के मोरालिटी और लॉ जो है वो क्लोजली रिलेटेड है और वो आपके आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, लॉ जो है वो आपके मोरालिटी का प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है और अकॉर्डिंग टू मोरालिटी अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, इस स्कूल के अकॉर्डिंग जो मोरालिटी है वो आपके नेचर से आता है एंड टेक फॉर्म ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द सोसाइटी। ये कहता है जो मोरालिटी है वो आपके नेचर प्रकृति से आता है और आपके चल के ये समाज में लॉ का यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉर्म ले लेती है। इस स्कूल के जो सपोर्टर्स थे वो आपके फुलर और ऑगस्टाइन थे। ठीक है, ये आपके इसके सपोर्टर्स थे और ये कहता है कि लॉ अगर अनजस्ट है तो वो आपकी कब अनजस्ट होगा, वो यानी लॉ जो है वो आपका अनजस्ट होगा जब वो आपके मोरल स्टैंडर्ड्स को क्या करेगा, वॉयलेट करेगा। और अगर वो आपका अनजस्ट है तो वो आपका बिल्कुल भी एक कानून नहीं है। लॉ अगर अनजस्ट है तो इट इज़ नॉट एट ऑल अ लॉ, वो एक लॉ नहीं है। नेक्स्ट हम जिस स्कूल की बात करेंगे वो आपका एनालिटिकल स्कूल है। ठीक है, आपका इसके जो सपोर्टर्स हैं वो आपके ऑस्टिन और हार्ट हैं। ठीक है, 19th सेंचुरी के बाद ये आपके एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, इसका मानना था कि लॉ एंड मोरालिटी जो है वो दोनों एक डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट है और वो आपका बिल्कुल भी सेम नहीं है, दोनों एक दूसरे से डिफर हैं, अलग हैं। मोरालिटी और लॉ शुड बी स्टडी सेपरेटली, इन्हें हमेशा अलग अलग पढ़ना चाहिए। इस स्कूल के जो फाउंडर थे वो आपके ऑस्टिन थे, जॉन ऑस्टिन थे और ये कहते थे लॉ हैज़ नथिंग टू डू विद मोरल्स। ठीक है, ये कहते थे लॉ का मोरल से कुछ लेना देना नहीं है। ये स्कूल बिलीव करता था कि मोरल्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं और उन्हें लॉ से अलग ही स्टडी करना चाहिए। ठीक है, ये स्कूल डिनाई नहीं करता मोरालिटी की एग्जिस्टेंस को। ये कहता, ये नहीं कहता कि मोरालिटी है ही नहीं, मोरालिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये आपकी अग्री नहीं होते कि मोरालिटी और लॉ दोनों आपके सेम है। ये कहता है हाँ जी हाँ मोरालिटी है लेकिन ये दोनों आपके सेम नहीं है। ऑस्टिन जो है वो आपके पॉजिटिव मोरालिटी और पॉजिटिव लॉ में डिफरेंस देते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, और आपके इसी स्कूल के एक अदर जूरिस्ट थे आपके बेंथम देखो क्या कहते हैं। बेंथम आपके कहते हैं कि लॉ हैज सेम सेंटर एज मोरल्स, लॉ का सेम सेंटर होता है जो आपका मोरल का सेंटर होता है, बट इट हैज़ नॉट सेम सर्कमफेरेंस, बट इनका सर्कमफेरेंस सेम नहीं होता। यानी मैं कहूँ इस पूरे सर्कल की अगर मैं बात करूँ तो इस पूरे सर्कल में ये मान लो लॉ है और ये आपका क्या है, एक मिनट मैं ऐसे नहीं इधर समझाती हूँ। देखो मानो ये आपका लॉ है और ये आपका मोरालिटी है, वहीं लॉ का सर्कमफेरेंस ये है दोनों का, लेकिन आपके वहीं मोरालिटी का सर्कमफेरेंस है। यानी ये दोनों एक सर्कल से तो बने हैं लेकिन इनका एक ओरिजिन पॉइंट आपका सेम नहीं है। बेंथम आपकी बस इतनी सी बात कहते हैं। अब नेक्स्ट मैं फिर से बता दे रही हूँ कि अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के लिए कर रहे हो तो आप इससे आगे की वीडियो करेंगे। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सिर्फ यहीं तक, ये एनालिटिकल स्कूल तक आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। हार्ट एंड फुलर की डिबेट आपके सेकंड सेमेस्टर में पूछी जाती है। ठीक है, इसी वीडियो में मैं इसे आगे डिफाइन कर रही हूँ। देखो नेक्स्ट आपका आता है हार्ट एंड फुलर की डिबेट। अब देखो ये डिबेट क्या कहती है, ये आपकी सबसे इंटरेस्टिंग डिबेट है। ठीक है, इसमें आपके हार्ट और फुलर ने अपने अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज किया था लॉ एंड मोरालिटी के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं HLA हार्ट की। ठीक है, HLA हार्ट आपके कौन थे, ये आपके एक पॉजिटिविस्ट थे। ठीक है, पॉजिटिव स्कूल के सपोर्टर थे और इनके अकॉर्डिंग नो नीड फॉर मोरल्स इन कंसिडरेशन ऑफ लॉ, लॉ की कंसिडरेशन के लिए मोरल की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, इनका मानना था। यानी ये मोरालिटी के अगेंस्ट में थे। ठीक है, ये कहते थे, HLA हार्ट कहते थे कि लॉ इज़ द लॉ ओनली, लॉ सिर्फ और सिर्फ लॉ है। ठीक है, वेदर टू ऑबे इट और नॉट, इसको ऑबे करना या ना करना
ये एक मोरल क्वेश्चन हो सकता है, बट नॉट कंसिडरिंग इट एज लॉ, ठीक है। लेकिन इसको आपका लॉ नहीं माना जा सकता जस्ट बिकॉज इट्स इमोरल इज रॉन्ग, ठीक है। अगर आपका लॉ इमोरल है और गलत है तो उसे आप लॉ कंसिडर नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपके जो HLA हार्ट थे इन्होंने एक क्लियर डिस्टिंक्शन कर दिया था लॉ और मोरालिटी के बीच में। वहीं आपके फुलर क्या कहते थे, देखो वहीं आपके जो फुलर थे ये आपके एक नेचुरलिस्ट थे और ये आपके नेचुरल स्कूल के सपोर्टर थे। इनके अकॉर्डिंग, फुलर के अकॉर्डिंग आपके जो लॉ और मोरालिटी है इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, यानी ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आगे फुलर कहते हैं कि आपका ये जो लीगल नॉर्म्स होते हैं, ये कहते हैं कि ये जो लीगल नॉर्म्स होते हैं ये आपके सोशल नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड होते हैं और इनके अकॉर्डिंग लॉ जो है कांट डीम्ड वैलिड, उससे वैलिड नहीं माना जाएगा इफ़ इट नॉट कंटेन मोरल वैल्यूज़। यानी अगर उस लॉ में मोरल वैल्यूज़ को नहीं रखा गया है, उस लॉ को बनाते टाइम मोरल वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं किया गया है, तो वो लॉ आपका एक वैलिड लॉ नहीं होगा। तो फुलर जो है वो आपके दो कॉन्सेप्ट को स्टैब्लिश करते हैं, एक इंटरनल मोरालिटी को और एक आपके एक्सटर्नल मोरालिटी को। वहीं इंटरनल मोरालिटी जो है वो आपके लॉ को फ्रेम करने के प्रोसीजर से डील करता है, वहीं एक्सटर्नल मोरालिटी जो है वो आपके यूज किया जाता है डिसीजन को बनाने के लिए। अब डिबेट देखो कहाँ से स्टार्ट होती है, डिबेट होती है यहाँ से स्टार्ट। सबसे पहले आपके हार्ट होते हैं। हार्ट ये कहते हैं कि लॉ इज़ लॉ, लॉ सिर्फ लॉ है, उसमें मोरल कंसिडरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हार्ट कह देते हैं कि भाई कानून सिर्फ कानून है, उसमें आपके मोरालिटी का कुछ लेना देना नहीं है। वहीं फिर आपके फुलर आते हैं। फुलर कहते हैं कि जी लॉ लॉ तो नहीं है, ये कहते हैं जी लॉ लॉ तो नहीं है इफ़ इट डज नॉट फॉलो बेसिक कोड। लॉ कानून कानून नहीं है अगर वो आपके बेसिक कोड को फॉलो नहीं करता है तो, और ये आपके एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर बेस नहीं है बट ऑन कॉमन सेंस, ठीक है। बेसिक कोड क्या था, बेसिक कोड मतलब ऐसा लॉ जो एथिकल वैल्यूज़ पे ना हो लेकिन कॉमन सेंस को ज़रूर रखे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखो, आपके फुलर जो हैं वो अपनी बात को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल देते हैं नाजी रिजाइम का। जर्मनी में हुआ था यहाँ पे जितने भी लॉ हिटलर ने इनेक्ट किए थे वो आपके मोरल्स को कंसिडर्ड करके नहीं किए गए थे, और जो भी लॉ अथॉरिटी ने पास किया था, ठीक है, और जो हिटलर जो लॉ पास करता है ना वो आपके इंसानियत की सारी हदों को भैया गवा देता है, सब भूल के पास करता है, और लॉ जो अथॉरिटी है वो उस लॉ को पास भी कर देती है। तो ये कहता है कि ये जो नाजी में रिजाइम हुआ था, ठीक है, आप अग्री करेंगे कि ये आपका एक अनफेयर था और ह्यूमैनिटी के लिए क्रूल था, गलत था, और ये इसका रिजल्ट क्या आया कि आपके जस्टिस जो थी वो डिलीवर नहीं हुई। तो ये कहते हैं कि जब आपका लॉ जो है वो आपका मोरालिटी को कन्फर्म नहीं करेगा, ठीक है, यानी लॉ जो है वो आपके बनते टाइम मोरालिटी को अपने अंदर कनेक्ट नहीं करेगा जब तक वो आपके जस्टिस डिलीवर नहीं करेगा। और अगर ऐसा कोई भी लॉ है जो आपके मोरालिटी को कन्फ्रंट करता है तो वो लॉ आपका इनजस्टिस होगा, ठीक है। इसी को आपका एक और एग्जांपल देते हैं ये एपाथाइट से, ठीक है। ये कहता है कि ये एपाथाइट वो प्रिविलेज था जो कि सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद वाइट पीपल को दिया जाता था, और जो ब्लैक सेकंड पीपल होते थे उन्हें सिटीजन तक नहीं माना जाता था। तो क्या ये लॉ गलत था, ठीक है, बताइए क्या ये लॉ राइट था, सही था? तो देखो ये भी आपका कंसिडरेशन फॉलो, प्रोसीजर्स फॉलो, तो ये कहा गया कि ये लॉ भी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि इसने भी आपके मोरालिटी को, इंसानियत को जो मोरल वैल्यूज़ थी उनको आपका क्या नहीं करा था, आपका फॉलो नहीं किया था। इसी एग्जाम्पल का रिप्लाई करते हुए आपके हार्ट रिप्लाई करते हैं कि जो नाजी रिजाइम हुआ था वो आपका एक एक्सेप्शन था, और अगर आप इतनी ही मोरालिटी की बात कर रहे हो तो आखिर मोरालिटी है क्या वो तो बताओ, ठीक है। मोरालिटी नॉट डिफाइनेबल, मोरालिटी को डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, और ये डिफिकल्ट है मोरल एलिमेंट को इंसर्ट करना, नॉट डिफाइनेबल टू गिव वैलिडिटी ऑफ लॉ, यानी मोरल एलिमेंट को जिसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, एक ऐसे एलिमेंट को लॉ की वैलिडिटी देने के लिए इंसर्ट करना, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। पहले आप मोरालिटी को बताइए फिर आप मोरालिटी का फेवर करिए। जिसके रिप्लाई में आपके फुलर क्या कहते हैं, देखो जिसके रिप्लाई में फुलर कहते हैं कि कांट बी अ स्पेसिफिक डेफिनेशन, लॉ की ये कहते हैं कि ऐसे तो लॉ की भी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, और अगर जैसे लॉ को स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया जा सकता तो ऐसे ही मोरालिटी को भी एक्यूरेटली डिफाइन नहीं किया जा सकता।
आगे ये कहते हैं कि नो प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी। तो आपके लॉ और मोरालिटी दोनों की ही कोई प्रिसाइज डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है, तो ये पॉइंटलेस है आर्ग्यू करना, पॉइंटलेस है आर्ग्यू करना कि दोनों सेपरेट हैं या सेम है, ठीक है। और फुलर जो हैं वो अपनी स्टेटमेंट को आपके करने के लिए कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट देते हैं और आपका एक क्वेश्चन रेस करते हैं। क्या क्वेश्चन रेस करते हैं? ये कहते हैं कि डाइवर्स अराइज डिस्प्यूट एग्जैक्टली व्हाट इज मोरल एंड व्हाट इज नॉट, ठीक है। तो यह बताते हैं कि हम इस तरीके आपकी एक स्टेटमेंट देते हैं और बताते हैं कि इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या मोरल है और क्या मोरल नहीं है। तो फुलर बेसिकली आपके क्या देते हैं? फुलर जो हैं वो आपके प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। इस प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी के अंदर वो आपके कुछ लीगल रूल्स की 8 कंडीशन देते हैं कि अगर उस लीगल रूल में ये 8 कंडीशन मौजूद होंगी तो वो आपका एक जेन्युइन लॉ होगा। अब वो 8 कंडीशन क्या क्या हैं? तो देखो, सबसे पहले कहता है कि जो आपका लॉ है वो जनरल होना चाहिए। नंबर 2 कहता है लॉ आपका क्लियर होना चाहिए। नंबर 3 आपका कहता है कि लॉ जो है वो पब्लिकली प्रोमगेटेड होना चाहिए। 4th कहता है लॉ जो है वो प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि फ्यूचर में अप्लाई हो, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। आपके लॉ में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए वो लॉ से। लॉ कांस्टेंट होना चाहिए, लॉ ओबे होना चाहिए और साथ ही साथ इसका एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये वेग नहीं होना चाहिए। अगर ये 8 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो हम कहेंगे वो जेन्युइन लॉ है। और ये जो 8 की 8 कंडीशन है ना, ये सारी आपकी मोरालिटी के प्रिंसिपल्स हैं। तो ये कहते हैं मोरालिटी के प्रिंसिपल्स हैं। तो अगर आपके ये 8 प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं एक लॉ को जेन्युइन बनाने के लिए, यानी लॉ और मोरालिटी दोनों आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड हैं। जिसका रिप्लाई करते हुए हार्ट जो हैं वो आपके क्रिटिसाइज करते हैं, फुलर को रिप्लाई करते हुए क्रिटिसाइज करते हैं फुलर के इस वर्क को। और ये जो कहते हैं कि 8 प्रिंसिपल्स बताए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। ये कोई प्रिंसिपल्स मीन्स एंड एफिशिएंसी, ठीक है। ये कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल है, इससे कोई भी आपका रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। ये कहते हैं कि लॉ का जो एंड होता है, लॉ की जो पर्पस होता है, जो उसका गोल होता है, वो अचीव करना होता है। आपके किसको अचीव, लॉ का जो मेन गोल होता है वो अचीव करना होता है एफिशिएंसी को। और ये प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ आपके वो जरिया होते हैं, वो एंड्स होते हैं, वो तरीके होते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो फुलर ने जो भी मोरालिटी के बारे में कहा है वो सब आपका गलत है, ठीक है। यहाँ तक होती है इनकी कंट्रोवर्सी। अब इस कंट्रोवर्सी के बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस आता है। केस जो आता है वो डूडले वर्सेस स्टीफन का केस आता है। इस केस को मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ। देखो, इस केस में क्या होता है, 4 लोग होते हैं, वो चारों लोग बोट में जाते हैं और वो आपके ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा दूर चले जाते हैं, ठीक है। अब आपका क्या होता है कि खाना जो भी लेके जाते हैं, कुछ टाइम बाद वो आपका खाना खत्म हो जाता है और समुद्र में कहीं खो जाते हैं, ठीक है। अब आपके इन चारों को पता होता है कि भूख के मारे ये लोग मर जाएंगे। तो इसमें जो एक पर्सन होता है वो अग्री हो जाता है कि वो आपके एक पर्सन को मार देगा और उसकी बॉडी वो खा लेंगे ताकि वो आपके क्या कर सकें, अपने आप को सर्वाइव कर सके फॉर द सेक ऑफ अदर, ठीक है। तो वो सारे अग्री हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो 3 आदमी जो होते हैं वो उनमें से एक आदमी को मार देते हैं और उसको खा के अपना जीवन जो है वो, मतलब अपना जो भी दिन बचे होते हैं वो कर लेते हैं और वो बाद में आपके वापस शहर में आ जाते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग कहा जाए तो वो तीनों लोग ये कहते हैं कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था उस 4th इंसान को मारने के अलावा अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। बट जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो उन्हें मर्डर के लिए गिल्टी किया जाता है। तो अगर मैं मोरली देखूं तो मोरली वो सही था, लेकिन लीगली ये गलत था, ठीक है। तो इन लोगों को गिल्टी क्या कहा गया, इनको ये आपका गिल्टी करार कर दिया गया था। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट होता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ नहीं समझ आती है, तो आप मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग मेरे नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे नोट्स को बाय कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे नोट्स बाय कर चुके हैं। आपके एग्जाम्स में बहुत कम टाइम रह गया है, तो अगर आपको मेरे नोट्स के रिगार्डिंग आपका जो भी प्राइस या अदर डिटेल्स हैं वो जाननी है तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं। और कोई अदर टॉपिक जिस पे आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर ज़रूर आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँगी। उसके अलावा प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो करिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए। मैं जो भी एफर्ट्स